नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो ये क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज हम लोग शुरू से कक्षा 10 हिंदी में जितना भी आपका पूरा पाठ्यक्रम है उसको पूरा पढ़ा जाएगा। तो देखिए, जो आपका जो पाठ्यक्रम है वो 3 भागों में विभक्त है। उसमें काव्य खंड है, गद्य खंड है और संस्कृत खंड है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे काव्य खंड, इसीलिए यहाँ देखिए हमने लिखा है काव्य खंड भाग 1। तो काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड के अंतर्गत जो कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उसको पढ़ा जाएगा, और साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा जाएगा। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास भी इसके साथ में पढ़ा जाएगा। और इसके बाद जब हम लोग हिंदी गद्य पढ़ेंगे, गद्य खंड जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले तो देख लें कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे प्राचीन भाषा थी वो आपकी क्या थी? संस्कृत थी। तो यहाँ देखिए कि सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत थी। फिर संस्कृत से पाली हो गया, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से अवहट्ट हुआ, और अवहट्ट से फिर क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। आर्यों की भाषा है, देवों की भाषा है। तो सबसे प्रथम भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो संस्कृत का समय था। अब इसी में आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भी आ जाता है। यही 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वही समय वैदिक संस्कृत का भी है, और वही समय क्या है? लौकिक संस्कृत का भी है। वैदिक संस्कृत अर्थात जब वेदों की रचना की गई और महाभारत वगैरह लिखे गए तब ये क्या था? वैदिक संस्कृत था। और वाल्मीकि रामायण लिखा गया, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, तो सब किस में आएगा? वैदिक संस्कृत में आएगा। और उसके बाद लौकिक संस्कृत में जैसे कालिदास हो गए, भवभूति हो गए, भारवी हो गए, इनकी सबकी जब रचनाएं आती है तो ये लौकिक संस्कृत हो जाता है। देखिए फिर क्या हुआ कि संस्कृत भाषा परिवर्तित हो गई पाली में। तो जैसे जो पढ़े लिखे ज्ञानी थे, विद्वान थे, वो तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो आम जनता थी वो शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाती थी। तो संस्कृत में फिर क्या हुआ? अशुद्धियाँ होने लगी। तो जिससे कि पाली भाषा का विकास हुआ। आप पाली भाषा देखेंगे तो ऐसे संस्कृत से मिलता जुलता आपको दिखेगा, लेकिन वो क्या है? संस्कृत से सरल है। तो जो पाली भाषा का समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी सन तक का जो समय था वो क्या था? पाली भाषा का समय था। फिर देखिए कि फिर आगे क्या हुआ कि पाली जो थी वो परिवर्तित हो गई, प्राकृत में हो गई। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो लिखे गए हैं इसी पाली भाषा में लिखे गए हैं। और पूछा जाता है कि भारत देश की प्रथम देश भाषा या प्रथम जन भाषा तो क्या थी? वो पाली हो जाएगी। सबसे प्राचीन संस्कृत और भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा पाली होगा। तो वही कारण उसका वही है कि संस्कृत जो थी वो ज्ञानियों की भाषा थी, पंडितों की भाषा थी, लेकिन आम जनता जो थी वो पाली बोल रही थी। तो इसलिए भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जब पाली और विकृत हुई, मतलब और भी उसमें परिवर्तन हुए, विकार हुए, बदलाव हुए, तो क्या हो गई? वो प्राकृत हो गई। तो प्राकृत का जो समय है वो 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक का जो समय था वो क्या था? प्राकृत का था। उसके बाद फिर देखिए कि प्राकृत के बाद फिर क्या हो जाता है? अपभ्रंश हो जाता है।
अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी सन से लेकर 1000 ईस्वी सन तक। क्या था? अपभ्रंश था। 500 ईस्वी सन से लेकर 1000 ईस्वी सन तक क्या था? अपभ्रंश था। फिर 1000 ईस्वी सन से क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो हिंदी का जो आपका विकास हुआ है तो इस प्रकार हुआ है, संस्कृत, संस्कृत से पाल, पाल से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी हुआ है। अब यही जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच का समय था, जैसे भाई कोई भाषा एक दिन में तो परिवर्तित हो नहीं जाएगी कि आज संस्कृत है कल से प्राकृत हुआ, या कल प्राकृत है परसों से क्या हो जाएगा कि ये अपभ्रंश हो जाएगा, या ऐसा तो है नहीं कि आज अपभ्रंश है कल हिंदी हो गया, है ना। तो इसमें परिवर्तन धीरे 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 परिवर्तन हुए, तब जाके ये अपभ्रंश से क्या हुई? हिंदी हुई। तो ये देखिए जो समय अपभ्रंश का है 500 ईस्वी सन से लेकर 1000 ईस्वी सन तक अपभ्रंश था। तो इसी में 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक क्या था? अवहट्ठ था। उत्तरी अपभ्रंश को अवहट्ठ कहते हैं। अवहट्ठ को एक तरह से बिगड़ी हुई हिंदी कहा जा सकता है। इसको अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं। तो बस आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है कि जैसे कि 900 से लेकर 1100 ईस्वी सन तक का जो समय था वो जो हिंदी थी, भाई 1000 से तो हिंदी का समय चालू हो गया, लेकिन 1100 ईस्वी तक क्या था कि हिंदी पूरी तरह से हिंदी नहीं थी, उसमें अपभ्रंश मिक्स था। तो उसी को क्या कहा गया? अवहट्ठ कहा गया। ठीक, तो यहाँ आप क्रम इसका ध्यान रखेंगे कि संस्कृत, संस्कृत से पाल, पाल से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट्ठ, फिर हिंदी। और यहाँ से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये तो सिर्फ आप हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, तो ये आपके समझने के लिए है कि जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ऐसे आ जाते हैं हम लोग हिंदी पे कि इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, जो कि हम अब पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि मैंने आपका बताया पाठ्यक्रम गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत खंड में है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड, और काव्य खंड में जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे और साथ में काव्य साहित्य का इतिहास भी पढ़ा जाएगा। तो देखिए कि हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, अब यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें अब यहाँ से इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है कि यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा। और यहाँ से अगर आप इसको सही से समझ लिए भली प्रकार से, तो एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो देखिए कि जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतकाल है और आधुनिक काल है। आदिकाल, नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतकाल, नंबर 4 क्या है? आधुनिक काल है। अब इसी के साथ में ध्यान रखेंगे कि आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल भी किया है। उसके बाद देखिए कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतकाल कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। और साथ में याद रखेंगे कि आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतकाल को उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को
गद्यकाल। और देखिए आपको जो यहाँ समय दिया गया है, ये समय आपको थोड़ा आगे पीछे मिलेगा, है ना, क्योंकि एक ही इतिहासकार है नहीं, कई इतिहासकार हैं, तो सबने जो समय माना है वो थोड़ा सा आगे पीछे समय मिलता है, सबका एक ही समय नहीं मिलेगा। ये जो समय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये समय दिया गया है। तो देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का समय माना है वो 1050 से 1375 संवत है, ठीक, 1050 से 1375 संवत है। और इसका हम ईस्वी सन बनाएंगे तो 57 वर्ष घटा दिया जाता है संवत में, तब ईस्वी सन निकल आता है। तो इसका ईस्वी सन हो जाएगा 993 से 1318 ईस्वी तक का जो समय था वो आदिकाल का है। तो उसके बाद देखिए कि फिर भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। और भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से लेकर 1700 तक है। इसी का ईस्वी सन बनाएंगे तो 1318 से लेकर ये हो जाएगा 1643 तक। उसके बाद देखिए कि रीत काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। और उत्तर मध्य काल का जो समय है वो 1700 से लेकर 1900 तक है। ईस्वी सन इसका बनाएंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। इसका जो समय है वो संवत 1900 से लेकर 1948 तक है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कि आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग है। दूसरा है द्विवेदी युग है। तीसरा है छायावाद युग है। और चौथा है छायावादोत्तर युग है। तो देखिए कि भारतेंदु युग को ही डॉक्टर नगेंद्र भी इतिहासकार हैं, तो इन्होंने भारतेंदु युग को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल नाम दिया है। भारतेंदु युग को क्या नाम दिया गया है? पुनर्जागरण काल नाम दिया गया है। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो देखिए कि भारतेंदु युग अर्थात पुनर्जागरण काल का जो समय है वो 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ये 1857 में जो क्रांति हुई थी तो नगेंद्र ने यह समय माना है भारतेंदु का 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसे नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल भी कहा है। उसके बाद ध्यान देंगे कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और इसका जो समय है वो 1900 से लेकर 1918 तक समय है। इसका जो समय है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और इसका समय है 1900 लेकर 1918 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए छायावाद काल या छायावाद युग का जो समय है वो 1918 से लेकर 1938 तक है। ये जो आप देख रहे हैं ये नगेंद्र के अनुसार है, यहाँ पर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख रहे थे। तो देखिए कि छायावाद युग का जो समय माना गया है वो 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद जो छायावादोत्तर युग है ये 1938 से लेकर 1953 तक है। अब हम लोग इसके आगे वाली क्लास में एक एक काल से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको देखा जाएगा। देखिए आदिकाल से पूछा जाता है, आदिकाल की विशेषताएं अर्थात प्रवृत्तियां पूछा जाएगा।
और आदिकाल में कौन कौन से कवि थे, उन कवियों का नाम पूछा जाएगा। आदिकाल के नामकरण इत्यादि पूछे जाएंगे। तो हम लोग एक एक काल को भी देखेंगे और साथ में उस काल के आपके पाठ्यक्रम में जो कवि लगे हुए हैं तो साथ में उन कवियों को भी पढ़ा जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।